ठीक 1 महीने और लगभग 5 दिन बाद 20 जून को लाइव आए थे हम, और आज 25 जुलाई है। तो थोड़ा वेट कर लो, इतना रीड का किया 3 साल तो। अभी भी नहीं चल रहा। बफरिंग है, सब चल नहीं रहा इसका। बताइए, ये अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? मतलब नहीं चल रहा, बच्चे कह रहे हैं। आती है शायद, YouTube भी बाहर नहीं हैंडल कर पाता यहाँ तो। मैं तो वैसे ही 1 महीने में 1 बार आता हूँ लाइव। नहीं हो रहा तो काट दो फिर। ठीक है, 10 मिनट तो गए, खराब कर दिए पूरे। अभी चल रहा है। चलो तो अपन बात स्टार्ट करते हैं कि क्या किन बिंदुओं पे बात करनी है हमारे को। वैसे मैं जब भी लाइव आता हूँ तो ये समस्या सामान्य आम बात है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या वॉइस की प्रॉब्लम आती है, बाकी दिन नहीं आती, ये सब मेरे समय आती है। तो बात को शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो, अगर आप ये सुनने आए हैं कि पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ, पेपर वायरल कैसे हुआ, पेपर परीक्षा से बाहर दिए नहीं थे तो फिर पेपर कैसे गए, मैं ये चीज़ें सुनाने नहीं आया हूँ। पेपर हार्ड था या सरल था, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा कि आपका क्या होगा, आंदोलन करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, मैं इन चीज़ों पर भी बात नहीं करने वाला। मैं सिर्फ इन बिंदुओं पे बात करूँगा जो एक गंभीर विद्यार्थी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि पेपर हो चुका है और अब बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर अपलोड कर देगा, और पेपर अपलोड करने के बाद में आप उसकी आंसर की से आराम से अपना मूल्यांकन भी कर लोगे 1-2 दिन के बाद में। और फिर जल्द ही सिलेबस भी, डिटेल सिलेबस भी आ जाएगा आपके पास में। तो आगामी 1-2 सप्ताह में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट तो सारे प्रश्न बाहर आ ही गए हैं, चाहे स्मृतियों पर आधारित ही क्यों न हो, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। तो लगभग आपको आइडिया तो हो ही गया है कि भाई क्वालिफाई होना है कि नहीं होना है, जो भी है। तो अब देखो, 2 चीज़ें हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ L1 के बारे में, फिर करता हूँ L2 के बारे में। देखिए, L1 के जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनका क्लियर हो चुका है पहले या अब हो रहा है क्लियर, जिसको भी लग रहा है कि भाई अपना डेफिनेटली क्लियर हो रहा है, तो उस स्टूडेंट को, L1 की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्टूडेंट को 1 घंटा भी खराब नहीं करना चाहिए। और जनवरी में जो आपकी मुख्य परीक्षा है, प्रस्तावित है जनवरी 2023 के अंदर, उसके लिए आपको गंभीरतापूर्वक तरीके से लग जाना चाहिए। रीज़न ये है कि पेपर टाइम पे होगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो L1 में नॉर्मलाइजेशन जैसे भी कोई सिचुएशन नहीं है, और अब जो पुराना सिलेबस दिया हुआ है, जो बोर्ड ने पहले दे रखा है, तो उसको लेके आपको अपने प्रयास आरंभ कर देने चाहिए। और इस बार जैसा कि आपने देखा, NCERT को बहुत तवज्जो दी गई थी। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कहता आया हूँ कि जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर ले रहा हो और बोर्ड के सिलेबस में भी लिखा हुआ हो कि बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर बनेगा, तो हमें स्वाभाविक सी बात है उसको तैयार कर लेना चाहिए था। लेकिन कोई इश्यू नहीं, जो हुआ तो हो ही गया। खैर, अब आगे जो इसका जो L1 का जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और इस हेतु मेरी एक सजेशन यही है आप सभी को
कि 8वीं तक की जो आपकी एनसीईआरटी की वर्तमान की जो किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है, इनको आपको ठीक तरीके से पूरा कर लेना चाहिए। ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है आपको। मैं अभी L1 की बात कर रहा हूँ, मैं L2 पे भी आऊँगा थोड़ी देर में। तो आप सभी को L1 के अंदर जितने भी बिंदु है, जैसे चाहे वो सामाजिक विज्ञान का हो किताब हो, सामाजिक विज्ञान की 4, 5, 7, 8 किताबें हैं, विज्ञान है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश भी है, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जब तक डिटेल सिलेबस नहीं आता है तब तक आपको L1 वालों को 8वीं तक की वर्तमान की जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही है वो बढ़िया तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर आप पात्र हो रहे हैं तो उसके बाद में जैसे ही आपका जब डिटेल सिलेबस आएगा तो डिटेल सिलेबस को फिर आप कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं तो उसके लिए मार्केट से कुछ किताबें भी लाके कर सकते हो। लेकिन पहला काम आप एनसीईआरटी की 8वीं तक की किताबें बढ़िया तरीके से पढ़ के और शॉर्ट में उसको नोट्स कर दो, ताकि क्या है कि अच्छे से बार बार पढ़ोगे 4-5 बार तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए तो आराम से उसको क्लियर किया जा सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा L1 क्लियर नहीं होगा, क्वालिफाइड नहीं है या फिर योग्य नहीं है हम, हो सकता है 90 नंबर नहीं आ रहे हो सकता है कि आपका एसटीसी कंप्लीट नहीं हुआ हो, ऐसे स्टूडेंट को एलडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है सीयूटी की, उसके ऊपर लग जाना चाहिए। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे एलडीसी की तो डेफिनेटली वो सारा का सारा कंटेंट आपको एलडीसी में उसमें L1 में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। गणित भी है, अंग्रेजी भी है, जीके भी है, साइकोलॉजी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है। तो L1 वालों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको तो कल से लग जाना चाहिए। सबसे पहला काम आपका एनसीईआरटी 8वीं तक की बढ़िया तैयार कर लो, और एनसीईआरटी 8वीं तक होने के बाद में फिर पार्ट वार जो किताबें हैं, जो सिलेबस डिटेल से आएगा, तब हम और वापस लाइव आएंगे और आपको समझा देंगे कि किस पार्ट के लिए क्या किताब पढ़नी है। तो तब तक आप एनसीईआरटी को बढ़िया तैयार कर दोगे। जिस दिन सिलेबस आएगा डिटेल से, मैं उसी दिन लाइव आके हर एक पार्ट की आपको किताब बता दूंगा, ताकि आपको अपने आप को और तराशने का या और धार देने का मौका मिल जाएगा आपको, है ना। तो एक काम तो ये कर लेना कि जब तक पाठ्यक्रम आता तब तक आप एनसीईआरटी तैयार कर लो, और जैसे ही पाठ्यक्रम नया आ जाएगा डिटेल से, तब हम नई कुछ किताबें बताएंगे, उसके बाद वो किताबें पढ़ना शुरू कर देना। तब तक आप एनसीईआरटी का काम कर लोगे तो एक मन से शांति हो जाएगी कि भाई मेरा एनसीईआरटी क्लियर हो चुका है। अब ये जो एनसीईआरटी की ब्रीफ किताबें मिलती है ना मार्केट में, उनकी बजाय अगर आप मूल किताब पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि किताब अपने मूल रूप से जो पाठ्य पुस्तक चल रही है वो पढ़िए। आप ये मत पढ़िए कि मार्केट से कोई ब्रीफ लेके आ जाए, ये मत पढ़िए। मूल किताब पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो एनसीईआरटी पहले कर लो, पहले चरण में, और सेकंड चरण जो आपका आएगा, पहले एक 1.5 महीने में एनसीईआरटी को निपटा दो। आप ये मान के बैठ जाओ आज ही कि अगस्त में एनसीईआरटी को पूरा करना है। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे राजस्थान जीके की वगैरह, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी है कि इस बार आरएमएसएस भी पेपर करवा रहा है तो डेफिनेटली एनसीईआरटी सीधा न दे, हार्ड पेपर भी दे सकता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी को बढ़िया तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में आगे के जो 3-4 महीने होंगे तो उनको हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, डिटेल से भी कर लेंगे। तो उनको तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं आता हूँ बीएड वालों के ऊपर, L2 वालों के ऊपर। ये ग्रुप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज यूँ है कि इनके सामने फर्स्ट ग्रेड भी है, इनके सामने सेकंड ग्रेड भी है, इनके सामने क्वालिफाई होने की चुनौती भी है, क्योंकि पेपर जो टफ आया था वो L2 का था। सामाजिक का पेपर बहुत हार्ड पेपर था इस बार। हार्ड इसलिए हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठाई गई थी, तो अनएक्सपेक्टेड था, हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और संस्कृत का पेपर भी बच्चे बहुत हार्ड बता रहे थे। तो कंप्लीटली दिक्कत ये आ रही है कि अभी बहुत समस्या आ रही है, अभी बहुत समस्या आई बच्चों को, और कई बच्चे तो संघर्ष कर रहे हैं कि 90 का क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो L2 वाले ज़्यादा दिक्कत में है। तो मैं L2 वालों के एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, आप उसको ढंग से समझना, चीज़ें बहुत समझ में आ जाएगी आपको। अब वो वर्ग जो अभी सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, जिन्होंने 5-6 दिन पढ़ के ही रीट दिया था, उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप भूल जाइए रीट को। क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं छोड़ दीजिए, आप वापस कंप्लीटली लग जाइए मुख्य परीक्षा जो आपके सेकंड ग्रेड की जो दिसंबर में है उसके ऊपर,
क्योंकि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन आपने बहुत बढ़िया कर ली, तो आप जैसे ही आगे मेंस के लिए जाओगे थर्ड ग्रेड का, तब तक आपको सारी चीज़ें वैसे ही पता चल जाएगी कि अपना क्लियर हो चुका है, तो उसके बाद वो अटेम्प्ट ले लेना। मेरा ये मानना है कि जिन जिन ने पहले से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और बीच में 4-5 दिन के लिए ही एक वो बरसाती मेढक की तरह या यूं एक मौका मारने के उद्देश्य से जो तैयारी करी थी, ठीक है, उन बच्चों को तो सीधा सा लग जाना चाहिए वापस अपने बैक टू स्टडी सेकंड ग्रेड की। कोई लापरवाही मत करना, किसी भी प्रकार की अगर इधर उधर भटकोगे तो डेफिनेटली आपको उसका लॉस हो जाएगा। तो आप लोग वापस सेकंड ग्रेड में लग जाइए। ज़्यादा रिलैक्स भी मत होना कि मेरा पेपर अच्छा गया है बस, अब तो रिलैक्स मत होना। रिलैक्स इसलिए नहीं होना है कि आपका मेन टारगेट सेकंड ग्रेड है और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपकी दिसंबर में है, तो अभी आपके 5 महीने हैं और 5 महीने की जद्दोजहद में आप नौकरी भी ले सकते हो। 5 महीने अगर आप लापरवाहियाँ करोगे तो बाहर भी हो सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग वापस लग जाइए, खा पी के उसके पीछे, भूल जाइए कि रेट दिया था कि नहीं भी दिया था, क्योंकि अगर पास होने वाले हैं तो भी आपके सोचने से, आप नहीं सोचने से फेल नहीं होंगे। अगर फेल होने वाले हैं तो भी आपके सोचने से आप पास नहीं होंगे। तो आपको तो ये डिनाई कर देना चाहिए कि मैंने सेकंड ग्रेड का इसका रीट का पेपर ही नहीं दिया था। बस आप तो यही सोच के सेकंड ग्रेड पे वापस बहुत तरीके से लग जाइए। 3 से 4 घंटे डेली आप फर्स्ट पेपर को दीजिए, 5 से 6 घंटे डेली आप सेकंड पेपर को दीजिए, और अक्टूबर नवंबर 2 महीने जो शेष बचेंगे पीछे वाले, उसमें कुछ नहीं लिखना है, केवल और केवल 2 महीने लास्ट में रिवीजन करना है। और अक्टूबर नवंबर से पहले सितंबर तक आपको जो भी कुछ नोट्स वगैरह तैयार करने हैं वो करवा के और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, वेल प्रिपेयर कर लो, तब तो आएगा मज़ा। अदरवाइज क्या होगा कि आप दोनों घरों में रह जाओगे। तो मेरा सिंपल सा कहना है आपको कि आप सिर्फ एक काम कीजिए कि आप लोग जो है वो यूं कहिए कि लग जाइए, अपना मेन फोकस पे लग जाइए, ठीक है। ये तो काम है जो सेकंड ग्रेड की कर रहे थे। अब मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट ग्रेड की ऑलरेडी कर रहे थे, उनका क्या करना है। जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे और बीच में 4-5 दिन के लिए जिन्होंने भी ये सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन की है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीड को भूल के वापस अपने फर्स्ट ग्रेड पे लग जाना, क्योंकि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, कोई आगे पीछे होने की चांसेस नहीं है। तो अक्टूबर में जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो आप लोगों को अभी से सितंबर और अगस्त 2 महीने आपके पास में भरपूर पड़े हैं, और इन 2 महीने में आपने जो कुछ पढ़ा है उसको बढ़िया से व्यवस्थित कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, नया कंटेंट कुछ मत पढ़िए, और जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको वापस पढ़िए और अभ्यास कीजिए पुराने पेपर्स वगैरह से, है ना, सारी चीज़ें कर लीजिए आप। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ग्रेड वालों को अब सब कुछ भूल के फर्स्ट ग्रेड पे लग जाना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड देने के बाद में सोचना कि रीट में क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, अगर हुए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो आगे सेकंड ग्रेड का वापस अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे थे उनको अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रखना है, और अगर पहले से रीट के ऊपर ही थे और रीट में भी अब फेल हो गए हैं या आपको लग रहा है कि मामला बैठेगा नहीं, तो फिर एलडीसी जैसा कोई दूसरा ऑप्शन तलाशिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जैसा ऑप्शन तलाशिए। लेकिन बैठने से, समय व्यर्थ करने से आपको लॉस होगा, इससे फ़ायदा किसी को नहीं है। फ़ायदा तो उसको है जो तैयारी नहीं कर रहा है या जो आपके कॉम्पिटिटर है, उनको फ़ायदा है। अब तीसरा वर्ग ऐसा है जिन्होंने ना सेकंड ग्रेड की तैयारी करी ना फर्स्ट ग्रेड की करी, वो सिर्फ और सिर्फ रीट की प्रिपरेशन ही कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप क्वालिफाई हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं तो आप वापस मेंस पे लग जाइए। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन पे लग जाइए। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए इसकी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर इतने कम समय में क्या सेकंड ग्रेड हो सकता है? देखो, करने को तो व्यक्ति 4 महीने में भी कर सकता है, नहीं होने वाले से 2 साल में भी कुछ होता नहीं है। मैं आप सभी के प्रश्न भी लूंगा सारे, मैं सब पढ़ रहा हूँ, सारे ऑप्शन, ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मैं सारे प्रश्न भी लूंगा आपके। मैं पहले मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो कर रहे हैं उसकी अब बात ये आती है कि एनसीईआरटी का क्या करना है। अब आप टेंशन में आ गए क्योंकि रीट की परीक्षा के बाद आपको एनसीईआरटी के महत्व के बारे में पता चला है, और ये बात हम पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि एनसीईआरटी, मैंने तो इवन पढ़ानी स्टार्ट भी करी थी। मैंने 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई, 12वीं के बीच एक चैप्टर पढ़ाया। जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, तो फिर मैंने उसको वहाँ पढ़ाना छोड़ दिया और मैं लग गया उसके ऊपर, फर्स्ट ग्रेड के बैच के ऊपर। मेरा फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है और उसको जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा तब तक मैं वापस एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊँगा।
और वो जनरली अगस्त के आसपास पूरा होगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगा। लेकिन तब तक आप वेट मत करिए, आप किताबें ला के आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक हम फ्री देते हैं ना तब तक उसकी वैल्यू आप नहीं करते हो। मैंने ये बात 2018 में बताई थी, 19 के अंदर मैं एनसीईआरटी लाइव लेके आया था और 6-7 दिन तक मैंने पढ़ाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं बातें करने आता हूँ तो 70,000 व्यू आते हैं, लाख व्यू आते हैं। जब मैंने एनसीईआरटी का कंटेंट दिया तो 1500 व्यू नहीं आ रहे थे। तो हमारे को क्या मिलता है, कोई रुपए तो मिलते नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर हुआ क्या था, हमने फिर वहाँ पे उसको एनसीईआरटी को छोड़ दिया, क्योंकि क्यों माथा बोड़ी करें। दिन में 4 घंटे प्रिपेयर करके एक टॉपिक पढ़ाते और आप लोग उसको ध्यान से नहीं सुनोगे, तो हमने छोड़ दिया उसको। अब हर दिन बच्चे मैसेज करते हैं, सर अब आप प्लीज़ वो वापस पढ़ा दो। वापस अब पढ़ाऊंगा, लेकिन अब उसका नंबर आएगा तब मैं वापस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और मेरे जो स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट हिस्ट्री के, उनको पता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सवाल कोई 1-2 सवाल इधर उधर थे पता नहीं, बाकी रीट में सारे ही थे, ज्योग्राफी के तो सारे ही थे, और हिस्ट्री में भी कोई 1-2 सवाल इधर उधर थे। बाकी सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाए कि ऑलमोस्ट सारे प्रश्न अपने कंटेंट से आगे थे। अब बात ये है कि अब आपको क्या करना है। देखो, मैं एक स्पष्ट कर देता हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है उनके लिए एनसीईआरटी इतना अहमियत नहीं रखता जितना कि रीट को रखता है। तो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी है, आप जिससे पढ़ रहे हो उससे ही पढ़ते रहिए, वापस एनसीईआरटी उठा के देखने की ज़रूरत अब नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 महीने में आप एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। और जैसे मेरे जो स्टूडेंट है उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने सारा कुछ कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको एनसीईआरटी पे माथापड़ी अब नहीं करनी है। मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड वालों को एनसीईआरटी की तरफ अब नहीं जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। अभी आप जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ते रहो, क्योंकि रीट में क्या होता है, 10 सवाल होते हैं, 10 में से अगर 5-6 सवाल भी एनसीईआरटी से आते तो हमें बहुत बड़ा वेटेज लगता है। फर्स्ट ग्रेड में 225 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट के, 135 प्रश्न सब्जेक्ट के हैं। तो 135 प्रश्न सब्जेक्ट के होते हैं, उसमें से अगर 5-7 फैक्ट इधर उधर हो भी जाते हैं ना तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता उसमें। इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड वालों को एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड का जो लेवल है उसके अनुसार अगर आप, अभी टाइम भी है, और अगर आप जैसे हिस्ट्री का थोड़ा पढ़ लेते हो या थोड़ा बहुत तैयारी नहीं करी है तो आप 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं ना, और आपने अगर कोर्स 1-2 बार ढंग से पढ़ लिया है, तो मेरा ये मानना है कि जिसने भी कोर्स पढ़ा है उनको अब एनसीईआरटी को वापस देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी 4 महीनों में आप भूगोल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जो भी 8 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अब नहीं पढ़ पाओगे आप। तो सेकंड ग्रेड वाले भी अभी इन 4 महीनों में पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से आपको वही जारी रखना चाहिए। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इन दोनों को अभी मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ने का इतना टाइम है नहीं कि वो पढ़ पाए। अब रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, सेकंड ग्रेड की सामाजिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरे सामाजिक में एनसीईआरटी 20% सिलेबस, 30% सिलेबस कवर करता है। तो 30-40% से ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करता। और 30-40% के सिलेबस को अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसका काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपका 70% टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर पूरा एनसीईआरटी से बाहर है, सेकंड पेपर में भी 30% अंदर है, बाकी पूरा का पूरा बाहर है। ऐसी स्थिति में सेकंड ग्रेड से भी बचना चाहिए। अभी तो एनसीईआरटी का इतना टाइम आपके पास है नहीं। हाँ, पहले पढ़ रखी है तो अलग बिंदु है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैंने बात कर ली, लेकिन जो थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट है, जो मुख्य परीक्षा के स्टूडेंट है, उनको एनसीईआरटी पढ़नी ही है, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो थर्ड ग्रेड की होगी ना, उनके लिए एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी है कि उनका सब्जेक्ट पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस समय में आप एनसीईआरटी को, जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको तो 10वीं तक की एनसीईआरटी, और जैसे L2 वाले हैं उनको तो 11वीं-12वीं के भी कुछ चैप्टर देख लेने चाहिए। लेकिन अगर आप L1 के हैं तो कम से कम 8वीं-9वीं तक की तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ग्रेड को ज़रूरी नहीं है, सेकंड ग्रेड को भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक टारगेट लेके बैठ जाना चाहिए कि आगामी 1-2 महीने में पहले एनसीईआरटी को निपटा दो, और उसके बाद में फिर जब सिलेबस नया बढ़िया से आएगा तब उसको और बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है ना? तो दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये तो ठीक है कि अभी इस बार दे दिया किया, बाकी कोई इतने ज़्यादा बड़े फैक्ट भी नहीं है। हमने कभी ढंग से पढ़ा नहीं ना, इसलिए वो थोड़ा सा लगता है। अब कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी है क्या, ये तो सब पता चलेगा अब एनसीईआरटी क्या है क्या नहीं है।
हाँ, तो ये चीज़ें थी। अब कुछ बातें मैं आपकी तरफ से ले लेता हूँ। जैसे पहला प्रश्न आ रहा बच्चों का कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मामला है। देखो, नॉर्मलाइजेशन पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो सांख्यिकी के नियम होते हैं, जो आप मीन मोड मीडियन पढ़ते हो, पूरा उस पर निर्धारित होता है। ये किसी को पता, कठिन पेपर आते हैं उनके नंबर बढ़ते हैं, जिनके सरल पेपर आते हैं उनके 5-7 नंबर कम होते हैं। ये मैंने देखा है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ भी एग्जैक्टली नॉलेज किसी को नहीं है, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि स्केलिंग कैसे होगी। अब अगर आपका पेपर टफ था, जैसे मैंने जहाँ तक महसूस किया कि जो 23 तारीख को जो पहला पोर्शन था वो काफ़ी मुझे टफ लगा था, तो इस तरह से वो पूरा करके बता देंगे कि क्या करना है इनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो उसके ऊपर आप सोचिए मत, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक तो ये बात है। दूसरा मैसेज बच्चों का मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ, अब नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना तो 4-5 नंबर का फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 5-7 नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेंशन ना लीजिए इस चीज़ में, है ना। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मैंने गोले गलत भर दिए, कोई कह रहा है कि मैंने सब्जेक्ट गलत भर दिया। ऐसे लोगों को तो धन्यवाद है, आप रोल नंबर गलत भर के आते हो, आप गोले बबल्स गलत भर के आते हो, तो आप लोगों को तो अब क्या ही समझाएं हम। लेकिन अब गलती कर ही ली है तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट तो एक बार तो रुकेगा लेकिन जारी हो जाएगा, आपको परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे। ये तो अब बात आप मान के चलिए। जिसने पेपर दिया है और बबल्स में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो एक बार हो सकता है कि रिजल्ट रोक ले, लेकिन उसके बाद वापस रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को सोच के तैयारी खराब करे ऐसा नहीं करना है, आपको बढ़िया तरीके से वापस तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो करेंगे। जब भी पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होता है तब आप मान के चलिए कि 100% होगा कि वो नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी, ये आप मान के चलिए। और नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम इतना ही फर्क पड़ता है। कठिन वालों के जुड़ते हैं और जो कमज़ोर पेपर होते हैं, जिनका पेपर थोड़ा आसान होता है, उनके थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, ये बात है। अब एक बिंदु बच्चे और पूछ रहे हैं कि सर किताबें क्या पढ़े, तो किताबों का तो मैंने आपको बता दिया। अभी तो आप अपना जो पाठ्यक्रम अभी वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एनसीईआरटी चल रही है उनको लाओ किताबों को, और उसमें से जो चैप्टर आपके है, मतलब अभी तो क्या डिटेल सिलेबस आया नहीं है, तो कोशिश ये करो कि 8वीं 10वीं तक की तो एनसीईआरटी आप सभी पढ़ लो। पहला काम तो यही कर लो, निपटा दो इसको। उसके बाद में जैसे ये हो जाता है ना एनसीईआरटी वाला, तब तक तो आपके क्या है ना कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डिटेल से सिलेबस भी आ जाएगा। तो उसके बाद में बढ़िया और मैं किताबें आपको बता दूंगा, उसको लेके आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा राजस्थान जी की वगैरह है, तो उसमें भी 9वीं 10वीं की किताबों में राजस्थान जी की भी खूब आ रहा है। और इसके साथ में कोई एक आधी आप गाइड किताब भी पढ़ सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान जी की खूब है। तो पेपर जो 3rd ग्रेड का बन रहा है ना, तो मोस्टली आपके इन पुस्तकों से ही बनना है। ठीक है, अब इस बार RMSS भी बनाएगा तो थोड़ा सा उम्मीद है कि वो थोड़ा सा पेपर टफ भी बनाए, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और एक बार मुझे और लाइव आना पड़ेगा, जिस दिन डिटेल से सिलेबस आएगा उस दिन मैं आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें और समझा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय मैं आपको कोर्स भी बता दूंगा कि किताबें भी बता दूंगा। और अभी आपको NCERT का 6ठी से शुरू कर देना चाहिए, चाहे आप L1 के हो चाहे L2 के हो। और अगर आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की पहले से करते आ रहे हैं तो आपको देखना नहीं है। ठीक है, NCERT से क्या पढ़े, NCERT पूरी पढ़ो भाई। NCERT के अंदर क्या छोड़ोगे आप, क्योंकि NCERT के सारे टॉपिक की कोर्स में है। उन्होंने लिखा है आपका विषय। अब जैसे सामाजिक का स्टूडेंट है तो सामाजिक के विषय शब्द लिखा हुआ है। अगर आप L1 के हैं तो भी आपके शिक्षण विषय लिखे हुए हैं, तो उसमें पढ़ना तो आपको पूरा ही है। तो मेरा ये मानना है कि जो 2nd ग्रेड कर रहे हैं उनको तो अपनी सारी तैयारी जारी रखनी है, जो 1st ग्रेड कर रहे हैं उनको भी जारी रखनी है। अभी उनको कोई NCERT नहीं देखनी है। लेकिन जो केवल और केवल शिक्षक भर्ती को समर्पित हैं, इन बच्चों को क्या करना चाहिए, इन बच्चों को अभी 6ठी क्लास से NCERT शुरू कर देनी चाहिए। और L1 के जो बच्चे हैं उनको तो 8वीं तक आके रुकना है, और L2 के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ना है, 11वीं 12वीं तक की किताबों तक जाना है। टाइम खूब पड़ा है, आराम से कर लोगे तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। रही बात कोचिंग वगैरह की, तो कोई एक आधा पार्ट अगर किसी से पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। और अगर आपको अच्छे से NCERT समझ में आ रही है तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ये अब आपके ऊपर है, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि
अब पूरा कोर्स करने की बजाय अगर चुनिंदा पार्ट करते हो या सेलेक्टिव चीज़ें कर दोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो क्या है कि कोचिंग में क्या आप 8-8 घंटे बिगाड़ोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड वगैरह की परीक्षा अक्टूबर में है, 5-5, 7-7 घंटे रिवीजन करो सेकंड पेपर का, 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर को भी दो और अभ्यास करते रहो बराबर टाइम पे, तो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से हो जाएगी। और ये कुछ बातें थी, उम्मीद है आपको ठीक तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जब तक कंप्लीट सिलेबस नहीं आता तब तक हम ज़्यादा कुछ डिटेल से बता नहीं पाएंगे, पर मेरा ये मानना है कि आपको एनसीईआरटी को पूर्ण रूप से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जो भी थर्ड ग्रेड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं वो अगर अभी एनसीईआरटी लेके बैठेंगे ना तो फिर ना पुराना चीज़ें पढ़ पाओगे ना नई कुछ कर पाओगे, आप लोगों को लॉस हो जाएगा। तो सेकंड और फर्स्ट ग्रेड वालों को तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी एनसीईआरटी से बचोगे तो ठीक है, जो पढ़ रहे हो वही पढ़िए। और अगर आप मुख्य परीक्षा की कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की तैयारी थर्ड ग्रेड वालों को स्पेशली करनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली सितंबर में आ जाएगी। और इसके अलावा ठीक है, सारी बातें ऑलमोस्ट हो गई है और जल्दी वापस मैं एक बार लाइव फिर आऊँगा। जैसे ही सिलेबस आएगा उस दिन विश्लेषण करने के लिए आऊँगा, उससे पहले मैं वापस लाइव नहीं आऊँगा। तब तक के लिए आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए और मुझे उम्मीद है कि तब तक आप एनसीईआरटी की कम से कम 8वीं तक की क्लास है बढ़िया तरीके से पूरी कर ही लोगे। और रही बात मेरे एनसीईआरटी पढ़ाने की, तो मैं सितंबर तक तो मेरा अगस्त तक तो मेरा फर्स्ट ग्रेड का बैच पूरा करूँगा और उसके बाद में फिर मैं एनसीईआरटी को पढ़ा दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे एनसीईआरटी पढ़ानी है और वो मैं सितंबर में हो सकता है कि मैं आपको एनसीईआरटी सितंबर अक्टूबर में पूरी करवा दूं। लेकिन तब तक आप अपनी तरफ से काम है वो पक्का कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ज़्यादा इन सारी सोशल मीडिया के जो हो हल्ला हो रहा है इससे बच के अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। अगर समय व्यर्थ करोगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है वो लॉस होने वाला है, क्योंकि जनवरी फरवरी तक सारी पेपर्स हो जाएंगे और जब तक अगर आप टाइम ख़राब करोगे तो कोई और अंदर हो जाएगा। जिस समय आप समय ख़राब कर रहे हो उस समय कोई न कोई बच्चा पढ़ रहा है। जिस समय आप लोगों से ये पूछ रहे हो ना कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, उस समय कोई बच्चा भूकंप ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ रहा होता है। जिस समय आप ये डिस्कस कर रहे होते हो ना कि 23 का पेपर हार्ड था, उसका सरल था, हमारे साथ अन्याय हो गया है, उस समय कोई न कोई बच्चा राजनीति विज्ञान की संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ रहा होता है। जिस समय आप है वो सोशल मीडिया पे, उस फेसबुक पे बैठ के, टेलीग्राम पे बैठ के पेपर शेयर करके और ये बोलते हो ना कि ये पेपर कहाँ से आया, उस समय कोई न कोई बच्चा अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति पढ़ रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि जिस समय आप समय खराब कर रहे होते हो उस समय कोई न कोई पढ़ रहा होता है और जब लास्ट में लिस्टें निकलती है ना चयन की, तब वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इधर उधर घूमने वाले नहीं होते। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप पेपर दे के आ गए, अब अपना काम सिर्फ पढ़ना है, आगे की प्रिपरेशन का है तो वो प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप पीछे देखोगे, देखो जब गाड़ी आगे चलती है ना तब हम आगे देख के चलाते हैं, मिरर को देख के नहीं चलाते हैं। अगर कंटिन्यू नज़र मिरर पे रहेगी तो आगे कहीं बचिड़ होगा और बचिड़ होगा तो डेफिनेटली उसका नुकसान आपको होगा। इसलिए आप जो है वो बेस्ट डिसीजन लीजिए और आगे देख के काम शुरू कर दीजिए। जो बात जा चुकी है उसको अब आप नहीं बदल सकते। नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ वो तो वैसे होगा ही, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, वो जो फॉर्मूले अंदर लगेंगे वही लगेंगे। पेपर क्या था क्या नहीं था सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी है, अब आपके हाथ में प्रिपरेशन के अलावा कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट के पास में उसके हाथ में न भविष्य होता है न भूत होता है, सिर्फ वर्तमान होता है, जिसको आप जैसा करोगे वैसा वर्तमान होगा और उसके बाद वैसा ही भूत होगा। तो बेहतर यही है कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, समय खराब मत कीजिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और जल्दी 1-2 दिन के अंदर डिसीजन लेके अपना काम शुरू कर दीजिए। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर वेबसाइट पे शायद अपलोड कर लिए गए हैं, तो आप पेपर देख लो आराम से। और पात्र हो रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, नहीं हो रहे तो भी मैंने बता दिया क्या करना है आपको, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।